सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। लेकिन उससे पहले कि हम आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू करें, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हुए, और साथ ही साथ आज शौर्य दिवस भी है और शौर्य दिवस की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये शौर्य दिवस ही है जो हमारे साहस और बलिदान त्याग को यहाँ पर दिखाता है, याद दिलाता है। तो शौर्य दिवस के बारे में आप सभी को मालूम है। तो ऐसे में हम सीधे डॉक्टर अंबेडकर संदेश की तरफ ले चलेंगे। आज पहली बार नए वर्ष में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। और सबसे अच्छी बात हम आपको बता दें वो ये हुई है, कल जब हमने रिकॉर्ड किया था और आज 1 जनवरी 2024 को जब डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचा, तो बड़ी संख्या में लोगों ने संकल्पित प्रयास करके यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश वाच किया है। यानी कि लगभग 1000 लोगों ने एक बड़ा संकल्प लिया कि हम बाबा साहब को जानेंगे और जानने के बाद उन्हें मानेंगे और उनकी बात को मानेंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि जिन साथियों ने इस संकल्प के साथ वर्ष 2024 की शुरुआत की है, मैं समझता हूँ आप सच्चे अंबेडकर अनुयायी हैं। सामान्य साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए सबसे पहला कार्य ये करेंगे कि बाबा साहब के जीवन संघर्ष को आप जानने का कार्य करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर संदेश उसी का एक हिस्सा है, उसी के क्रम में आप तक पहुंचाने की ये कोशिश है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण बांग में 1 से 40 तक को अब हम डिजिटल फॉर्म में अर्थात यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश का विषय हम आपको बता दें। विषय है जनतंत्र की विडंबना और कामगारों को बंधक बनाना है। यानी कि जनतंत्र की विडंबना ये है कि किस तरह से कामगारों को बंधक बनाया जा रहा है। और यहाँ पर हम आपको बता दें, जो बिल कांग्रेस की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है उसी के संबंध में बाबा साहब ये बात कहते हैं कि जनतंत्र होते हुए भी आज कामगारों को बंधक क्यों बनाया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण बांग में खंड 39 में पेज नंबर 176 से 189 तक प्रथम से चतुर्थ भाग तक ये हिस्सा है, जिसका 187 से 189 तक का भाग आज हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। 15 सितंबर 1938 को मुंबई विधिमंडल में कांग्रेस सरकार द्वारा नागरिकों की आज़ादी के लिए घातक ट्रेड डिस्प्यूट बिल प्रस्तुत किया गया। और इस अवसर पर बोलते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। शेष भाग में बाबा साहब कहते हैं कि 1926 के कानून के तहत पंजीकृत यूनियन के क्या फायदे हैं, क्या फायदे मिलते हैं, ये पहले देखना होगा। इससे पता चलेगा कि नया बिल ट्रेड यूनियनों को कौन सी नई रियायतें दे रहा है या पुरानी रियायतें वापस ले रहा है। 1926 कानून के अनुसार पंजीकृत की गई यूनियन एक ऐसी संस्था बनती जा रही है जिसके बारे में शिकायत दर्ज की जा सके और खुद भी शिकायत दर्ज कर सके। संस्था होने के नाते अपने सदस्यों के प्रतिनिधित्व का अधिकार उसे प्राप्त होता है। 1926 के कानून के तहत पंजीकृत यूनियन को अगर कामगारों का प्रतिनिधि कहलाने का अधिकार अगर मिलता है तो आज के इस बिल के जरिए उसे एक बार फिर पंजीकृत करने की क्या जरूरत है। इस बिल के कारण एक और विलक्षण बात होने जा रही है। 1926 के कानून के तहत पंजीकृत यूनियन इस बिल के अनुसार पंचायत के आगे कामगारों के प्रतिनिधि के रूप में खड़ी नहीं रह सकती। एक और बात है जो नियमों के खिलाफ है, जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, और वह ये है कि 1926 के कानून के तहत पंजीकृत यूनियंस विधानमंडल में मजदूरों के प्रतिनिधि के तौर पर जा सकती है, लेकिन वे पंचायत के सामने उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। उन्हें इस प्रकार प्रतिबंधित क्यों किया गया है? 1926 के कानून के तहत पंजीकृत हुई यूनियन से उसका क्या एक महत्वपूर्ण अधिकार उनसे छीना गया है, ऐसा मुझे लगता है। 1934 के कानून में तय किया गया कि सुलह की बातचीत में कामगारों के प्रतिनिधि शरीक होंगे। कामगारों के प्रतिनिधित्व का अधिकार उस यूनियन को दिया गया जो 1926 के कानून के तहत पंजीकृत हुई थी। 1926 के कानून के तहत पंजीकृत यूनियन संगठित संस्था
होने के कारण 1934 के कानून के अंतर्गत उसके प्रतिनिधित्व के अधिकार को मंजूरी मिली थी। सामान्य साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आप देख रहे होंगे किस तरह से बाबा साहब पूरी तैयारी के साथ, ऐतिहासिक तैयारी के साथ अपना स्पीच कर रहे हैं। और यही बात है कि बाबा साहब का निश्चित रूप से जितने भी स्पीचेज हुए हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक रहे हैं, बहुत ही प्रभावशाली रहे हैं। विधानमंडल में 3 घंटे का दिया गया ये स्पीच बाबा साहब का बहुत ही प्रभावशाली है। ये लगातार, चूंकि आज अंतिम भाग है और अब तक अगर आप में से किसी साथी ने सभी वीडियोज वॉच किए हैं, सभी भाषण सुने हैं, सभी भाग सुने हैं, तो निश्चित रूप से आप भी ये महसूस कर रहे होंगे। 1935 के कानून से ट्रेड यूनियंस को विधिमंडल में अपने सदस्य भेजने के अधिकार प्राप्त हुए। 1934 के मुंबई विधिमंडल द्वारा पारित किए गए कानून से पंचों के आगे अपने प्रतिनिधियों को भेजने के ट्रेड यूनियन के अधिकार को मान्यता दी गई। मैं आपको स्पष्ट कर बताऊंगा कि अब ये अधिकार यूनियंस के पास है, लेकिन इस बिल के तहत अधिकार यूनियंस से लेकर केवल गुलाम यूनियंस को ही दिया जाने वाला था। इस बिल के तहत पंजीकृत यूनियंस 1926 के कानून के तहत पंजीकृत होना जरूरी है। यह शायद इसी कारण तय किया गया हो, ऐसा मुझे लगता है, ताकि इन यूनियंस को पंचों के सामने अपने प्रतिनिधि भेजने के साथ साथ विधिमंडल में सदस्य बनाने का अधिकार भी प्राप्त हो। इस तरह की नीति ट्रेड यूनियन के लिए घातक साबित होगी। मेरी राय में यकीनन ये सभी शर्तें गुलाम यूनियंस के फायदे के लिए हैं। कांग्रेस के मंत्रियों की अगर ये राय है कि ट्रेड यूनियंस हमेशा मालिकों की मर्जी पर निर्भर रहे, तो इस बारे में उनसे वाद विवाद करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। कांग्रेस अगर गुलाम इंसान को ही आज़ाद इंसान मानना चाहती है तो वह इनकी मर्जी है। जिस प्रकार ये बिल हड़ताल पर प्रतिबंध लगाकर कामगारों को बांध देने वाला है, उसी प्रकार कांग्रेस की अगर ये राय है कि गुलाम यूनियंस के जरिए ही कामगारों को जोड़ा जाए, तो उनके साथ कौन सोच विचार कर पाएगा। इस तरह की सोच मुझे मंजूर नहीं है। जिस शांति को स्वीकारने के लिए ये बिल लाया गया है, वैसी शांति हमें नहीं चाहिए। जो शांति श्रमजीवियों को नुकसान पहुंचाने वाली हो, हम उसका निषेध करते हैं। जिसका पेट पूरा भरा है उसके लिए ये शांति ठीक है। भूख से परेशान श्रमजीवी वर्ग के हित में वह बिल्कुल नहीं है। हो सकता है ये बात सच हो कि हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन के आंदोलन ने अभी जोर नहीं पकड़ा है। कुछ लोग ट्रेड यूनियंस को घातक करार देने की कोशिश में भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात से आश्चर्य महसूस हो रहा है कि जो कभी कांग्रेस के सदस्य थे और जिन्हें कांग्रेस के अहिंसा आदि तत्व मंजूर थे, वे कम्युनिस्ट आदि नेता भी आज कांग्रेस को मजदूरों के हितों के संदर्भ में घातक सिद्ध होंगे, ऐसा लग रहा है। कुछ समय बाद गुलाम यूनियंस आज़ाद बन सकती है। ये अगर सरकार साबित कर दे तो मैं अपनी सोच बदल लूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि गुलाम यूनियंस कभी भी स्वतंत्र नहीं होगी, क्योंकि स्वतंत्र यूनियन पर लादी गई शर्तें लगभग असंभव है। उन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता। किसी भी यूनियन की आज़ादी के लिए कुल कामगारों में से 50.1% कामगारों का उसका सदस्य होना जरूरी है। क्या ये शर्त सही है? यानी कि 50% कामगारों का उसका सदस्य होना भी है जरूरी है। क्या ये शर्त सही है? बाबा साहब कहते हैं मजदूर अगर मालिकों की मंजूरी की गुलामी को त्याग कर स्वतंत्र बनना चाहते हों तो उनमें से 50% कामगारों का ट्रेड यूनियन के सदस्य होना जरूरी है। क्या ये शर्तें पूरी कर पाना संभव है? कांग्रेस के मंत्री महोदय ने हमसे अहमदाबाद की नमूनेदार स्थितियों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है। अहमदाबाद की स्थितियां आपके सामने रखते हुए सरकार ने आपको सलाह दी है कि आप उसी प्रकार बरतें। मुझे ये सब मंजूर है, लेकिन ये पूछना चाहता हूँ कि इस बिल के जरिए क्या अहमदाबाद मजूर महाजन संस्था भी पृथक यूनियन बन सकती है? वह कामगारों की अलग यूनियन बन पाएगी? ऐसा मुझे नहीं लगता। कुछ मुसलमानों का अपवाद अगर छोड़ दें तो पूरे अहमदाबाद में सभी मिल मालिक और कामगार एक ही धर्म के हैं और वे एक ही भाषा बोलते हैं। इससे मालिक और कामगारों के बीच का वितंडन थोड़ा कम हो जाता है। साथ ही गुजरात महात्मा गांधी का निवास स्थान है, इसलिए वे उनके सामने भी अपनी शिकायतें रख सकते हैं। भी जब फैसला सुनाते हैं तो दोनों पक्षों को चुपचाप उसे स्वीकारना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में मजूर महाजन यूनियनें बढ़ी हैं। करीब 20 सालों से वह टिकी हैं, वह किसी ने बताया।
मेरे पास 1938 का एक लेबर गैजेट है। उसे पता चलता है कि अहमदाबाद की कपास के मिलों में कुल 90,000 कामगार काम कर रहे हैं। इन 90,000 में से कितने यूनियन के सदस्य हैं? मजदूर महाजन संस्था 5 यूनियंस मिलाकर बनी है। इन संयुक्त यूनियन में कुल 22,000 कामगार हैं, यानी कुल कामगारों में से केवल 29% कामगार ही इस यूनियन के सदस्य हैं। इसके बावजूद अहमदाबाद मजदूर महाजन संस्था क्या मालिकों की सहमति के बिना इस बिल के तहत पंजीकरण के लिए योग्य मानी जाएगी? अहमदाबाद जैसे शहर की सभी तरह से अनुकूल स्थितियों में होने वाली मजदूर महाजन यूनियन भी आज़ाद यूनियन नहीं बन सकती, क्योंकि पंजीकरण के लिए उसे भी मालिक की सहमति पर ही निर्भर करना पड़ेगा। इसलिए इस बिल द्वारा रखी गई शर्त पूरी करना असंभव है। उद्योगों के क्षेत्र में अगड़े इंग्लैंड में भी मुझे लगता है कि इस शर्त पर खरा उतरना असंभव होगा। मिस्टर वाल्टर की किताब से पता चलता है कि इंग्लैंड में कुल 1,80,00,000 कामगार हैं। उनमें से 5,31,000 कामगार यूनियन के सदस्य हैं। ये 55,31,000 कामगार यूनियन के सदस्य हैं। जिन देशों के कामगार संगठित हैं, यहाँ पर एक बार पुनः हम ये मिस्टर वाल्टर की किताब से क्या पता चलता है एक बार क्लियर कर दें। इंग्लैंड में कुल 1,80,00,000 कामगार हैं। उनमें से 55,31,000 कामगार यूनियन के सदस्य हैं। जिन देशों के कामगार संगठित हैं और जहां उद्योग व्यवसाय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, उस इंग्लैंड देश का यह हाल है। और इस तरह से पूरी तरह से आंकड़ों सहित बाबा साहब ने अपनी बात को रखा और इसलिए आगे कहते हैं कि हमारे पिछड़े हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन का हाल क्या होगा। जब इंग्लैंड की ये स्थिति है तो हमारे ट्रेड यूनियन, हमारे भारत में ट्रेड यूनियन का क्या हाल होगा। कोई भी यूनियन कुल कामगारों में से 50% कामगारों को अपना सदस्य नहीं बना सकती। परिणाम ये होगा कि मालिकों की मंजूरी पर निर्भर ऐसी गुलाम यूनियंस कामगारों की ओर से केवल सुलह की बातचीत में शामिल हो सकती हैं। किसी भी उद्योग में या किसी भी स्थान पर होने वाले उद्योगों में एक ही यूनियन हो, ऐसा इस बिल के आधार पर तय किया जाने वाला है। इस धारा के कारण हिंदी ट्रेड यूनियंस के विकास पर रोक लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। दुनिया के किसी भी अन्य देश में क्या ये पद्धति लागू की गई है? अंग्रेज के ट्रेड यूनियंस के बारे में मैंने अध्ययन किया है, इसलिए उनके बारे में मैं पूरे यकीन के साथ और सबूतों समेत ये कह सकता हूँ कि उपयुक्त बातें वहाँ लागू नहीं की गई हैं। अंग्रेजी कानून ने किसी भी सिद्धांत और नीति के आधार पर मजदूर वर्ग को संगठन बनाने की इजाज़त दी है। किसी एक उद्योग में या किसी एक व्यवसाय में एक ही यूनियन हो, ये सिद्धांत इंग्लैंड में प्रचलित नहीं है। इस बिंदु के समर्थन में डॉक्टर अंबेडकर ने द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन किताब का एक हिस्सा पढ़कर सुनाया। इंग्लैंड में सार्वजनिक यूनियन को पूरी मान्यता है। विभिन्न उद्योगों में कार्यरत कामगार संगठित होकर एक ही यूनियन की स्थापना कर सकते हैं। जनरल यूनियन के सदस्य एक ही उद्योग के विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। जनरल यूनियन के सदस्य एक ही उद्योग के विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं, मतलब विभिन्न उद्योगों में लगे मजदूर एक यूनियन के सदस्य बन सकते हैं। इंग्लैंड में कामगारों को इस बात की छूट दी गई है कि वे अपनी तरह से अपना संगठन बनाएं। इंग्लैंड जैसे विकसित राष्ट्र में जब ऐसे हाल है, तो फिर हिंदुस्तान जैसे पिछड़े राष्ट्र के लिए इस प्रकार के बिल की क्या आवश्यकता है, ये बात समझ में नहीं आती। तो इस तरह से बाबा साहब ने यहाँ क्लियर कर दिया कि पूरी तरह से जो कांग्रेस ने बिल प्रस्तुत किया है कामगारों के लिए हड़ताल एक तरह से प्रतिबंधित कर रहे हैं, गैर कानूनी घोषित कर रहे हैं। तो ऐसे बिल का विरोध बाबा साहब करते हैं, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करते, ये आपने भी महसूस किया होगा, बल्कि सही तथ्यों को रखकर अपनी बात को पुरजोर तरीके से यहाँ बाबा साहब ने रखा है। और ये निश्चित रूप से आपको भी इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर संदेश आज का और अब तक के जो इस विषय के अंतर्गत जो 3 भाग हो चुके हैं वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि बाबा साहब का तर्क देखकर आप भी समझ गए होंगे कि इसी तरह की तैयारी के साथ हमें मैदान में उतरना चाहिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले आज का पहला प्रश्न 1926 के कानून के अनुसार कामगारों के लिए क्या प्रावधान किया गया था। दूसरा प्रश्न है द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है क्या, इसके बारे में आखिर कौन सी ये चीज़ है,
किसका नाम है द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, आपको बताना है। एक शब्द में आंसर दे सकते हैं हमारे साथी। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा के अनुरूप बैचारकी सेंटर, रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन पर इस समय निर्माण कार्य प्रगति पर है। आप भी अगर चाहते हैं कि बैचारकी सेंटर जल्द बनकर तैयार हो तो दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।